नमस्कार दोस्तों, आज एक नया टॉपिक इसी के अंदर वैसे पॉइंट के अंदर ही है वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने अंत्य विभाजक सूत्र, बाह्य विभाजक सूत्र, मध्य बिंदु, ये जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उसके कोई एक दो क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स के अंदर आए हैं पहले वो करवा देता हूँ मैं। फिर उसके बाद बिंदुपथ, पॉइंट लोकस क्या होता है, और सीधे तौर पर डेफिनेशन आप जानते हैं। बिंदुपथ यानी कोई वक्र या पथ है, कोई बिंदु की कौन से वक्र या पथ के अनुसार गति कर रहा है, यानी उसकी गति किस प्रकार की होगी, वही उसका बिंदुपथ होगा। क्या वो वह प्रवलय की आकृति के अकॉर्डिंग गति कर रहा है, वर्त की आकृति के अकॉर्डिंग गति कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो और इसी के साथ ये बिंदु आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद सरल रेखा, फिर ऐसे ऐसे टॉपिक हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहां जाकर आप ज्वाइन कर लेना। चलिए क्वेश्चन है आगे, देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। ये फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है भाई, फर्स्ट ग्रेड, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन है कि बिंदु, क्वेश्चन दिया है बिंदु 1,3 व 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3x + y = 9 किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये आपको दो बिंदु दिए हैं को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 3x + y = 9 किस अनुपात में विभाजित करेगी। आपको ये अनुपात ज्ञात करना है कि कौन से अनुपात के अंदर विभाजित करेगी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले, यानी ये समीकरण इसको भी संतुष्ट करेगा, यानी जो अनुपात हम निकालेंगे यहाँ से अंत्य विभाजन सूत्र से हम निकालेंगे और इसमें डालेंगे, तो ये यहाँ पर इस चीज़ को भी ये संतुष्ट करने वाला है। तो यहाँ से k, और जो हम मानते हैं k/1 के अंदर, तो उसका अनुपात आ जाएगा, यानी यहाँ से हम k/1 लेंगे और उसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से जो बिंदु आपका बनेगा x और y, जो बिंदु बनेंगे वो इस समीकरण को भी संतुष्ट करने वाले हैं। तो मान लेते हैं, देखिए k/1 में विभाजित करता है। तो अब आपको अंत्य विभाजन सूत्र पता है क्या, कि m1x2, देखिए साथ साथ में याद रखना है, m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रख रहे हैं। तो x का मान देखिए यहाँ से कितना आएगा, m1x2, m1 का मान k, x2 का मान 2, तो 2k प्लस का m1x2, m2x1, m2 1 है और x1 कितना है, 1 है, अपॉन में k प्लस का 1। तो ये x का मान ये आ गया। y का मान अगर हम निकालें तो m1y2 तो 7k प्लस का यहाँ पर 1 × 3, तो ये दो बिंदु आपके आगे कौन कौन से, 2k प्लस का 1 अपॉन में k + 1 और 7k प्लस का 3 अपॉन k + 1, ठीक। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो बिंदु हैं आपके x और y, क्या इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेंगे क्या, जो ये समीकरण आपकी, इस समीकरण को भी संतुष्ट करेंगे। यहाँ से आपका k का मान आ जाएगा और उससे आपका अनुपात भी आपको मिल जाएगा, तो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप रख दीजिए इस मान को, ठीक है। तो चलिए आगे रखते हैं इस चीज़ को, यहाँ पर 2k प्लस का 1 अपॉन में k + 1 प्लस का y की जगह कितना है, 7k + 3 अपॉन k + 1 बराबर है 9। अब देखो k + 1 आपका लघुत्तम आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो साथ में गुणा करा दो, 6k प्लस का 3 प्लस का 7k प्लस का 3 और ये k + 1 इधर गया, तो 9k प्लस का 9। दो चीज़ें कट रही हैं वो काट दो। ये देखो 7 और 6 13, और ये इधर 9 इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4k, कितना बच जाएगा, 4k। और ये कितना हो गया, 3 और 3 6, और ये 6 इधर जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 3। तो k का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 3/4, और ये अनुपात कितना था, k/1, तो यानी k/1 का मान कितना आ गया भाई,
3:4 में ये विभाजित करेगा। बस ये क्वेश्चन है। बोलो कितना सिंपल है। कुछ चीज़ें हार्ड है क्या इसके अंदर? कुछ भी नहीं है। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है, आप नोट्स के अंदर प्रैक्टिस कर लेना उसकी। फिर एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, तो जो सेम टू सेम है वो आप कर सकते हैं। एक दो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा देता हूं नोट्सों के अंदर, तो नोट्स आप जरूर डाउनलोड कर लिया करो, बना लिया करो। क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा ही मिलते हैं नोट्सों के अंदर। क्वेश्चन देखो आगे, इसका लास्ट क्वेश्चन फिर बिंदु पथ हम पढ़ने वाले हैं। ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है, जिसका केंद्र 2,-3 है। ठीक है, जिसका केंद्र 2,-3 है। यदि इसका एक सिरा, यदि इसका एक सिरा 3,-10 हो, 3,-10 हो, तो दूसरा सिरा बी ज्ञात करो। हो तो दूसरा सिरा बी ज्ञात करो। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज अच्छे से हम क्लियर करते हैं। जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसी चीज का हम अनुसरण करेंगे और वही चीजों का प्रयोग करके हम हमारा रिजल्ट निकालने वाले हैं। तो देखिए क्या देर का यहाँ पर, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है। एक वृत्त मान लीजिए, देखिए ये रहा। ठीक है, यहां पर कहा है, ये देखो ए बी एक वृत्त है, तो ए ये रहा और बी ये रहा। ठीक है, इसका केंद्र देखो, जिसका केंद्र ये रहा, केंद्र सेंटर पॉइंट 2,-3। ठीक है, यदि इसका एक सिरा यानी ए दे दिया आपको 3,-10, तो दूसरा सिरा बी मान लेते हैं हम, क्या है x, y। अब देखिएगा, तो ये सिरा आपको ज्ञात करना है। अब एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी मध्य बिंदु वाली। अब इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु क्या इस केंद्र के बराबर होगा? देखिए सेंटर पॉइंट है तो बिल्कुल मध्य में है। अब इन दोनों बिंदुओं का ए बी का मैं मध्य बिंदु निकालूंगा, इस रेखा का मध्य बिंदु निकालूंगा तो यही आएगा, यानी ये इसको संतुष्ट करेगा। यानी इसके जो निर्देशांक है इसके बराबर में रखूंगा तो एक्स और वाई के आपको है वो मान मिल जाएंगे। तो बस बिल्कुल सिंपल है। तो देखो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो इसके मध्य बिंदु हम निकाल लेते हैं, ए बी के मध्य बिंदु बिल्कुल सिंपल है। देखो कैसे निकालते हैं, बस क्या करना है मध्य बिंदु में x1 + x2 बटा 2। ठीक है, यानी 3 + x/2 ये आ गया एक तो, और दूसरा y वाला भी -10 प्लस का y, या फिर ऐसा कर सकते हैं y -10/2। ये किसके बराबर होगा भाई? ये इस सेंटर पॉइंट के, तो ये किसके बराबर है? 2,-3। अब यहाँ से अलग अलग आप तुलना कर दो, यानी 3 + x/2 बराबर किसके होगा? देखो तुलना करा रहे हैं 2 के, और दूसरा y -10/2 बराबर होगा -3 के। ठीक है, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 3 + x = 4 और x का मान आ गया 1। यहाँ से y का मान देखो इधर गया -6, y -10 बराबर -6। अब ये आपका 10 इधर जाएगा तो कितना बच गया? y का मान आपके पास 4 आ जाएगा। तो जो बिंदु हैं आपके वो कितने आ गए? देखो जो इसके निर्देशांक है 1,4, और यही आपको ज्ञात करना था। और ऐसे क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इनको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए हैं जो समझ लेना आप।
अब देखो आगे आता है त्रिभुज का केंद्रक, अंत्य केंद्र, परिकेंद्र। इसके बारे में मैंने अच्छे से बताया है। 9th और 10th वाला जो हम कर रहे थे पोर्शन, उसके अंदर त्रिभुज हमने किया था। त्रिभुज के बारे में एक एक जानकारी मैंने दी है। अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो आप दोबारा देख लेना, वही चीज़ें हैं, दोबारा यहाँ पर करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अगर आप थोड़ा समझ में नहीं आया है तो त्रिभुज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने समझा रखा है, तो वहाँ पर वो आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, करवा दिया, फिर वो करवा दिया, वो चीज़ नहीं करवाएंगे अब। ठीक है, लिखो इस चीज़ को। अब देखो आगे बढ़ते हैं, बिंदु पथ। ठीक है, लिख लो इस चीज को। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बिंदु पथ, लोकस। नाम से ही स्पष्ट है, बिंदु पथ यानी बिंदु का क्या पथ होने वाला है, सीधे तौर पर आप कह सकते हैं। यानी कोई वक्र या किसी पथ के अनुदिश कोई बिंदु दी गई शर्तों के अकॉर्डिंग, शर्तें दी जाएगी कितनी दूरी पर ये चीज़ है, y का निर्देशांक कितना गुना है, तो दी गई शर्तों के अनुसार उस पथ पर गति करे तो वो बिंदुओं का बिंदु पथ कहलाता है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो हम चीज़ें पढ़ते हैं कि एक स्थिर बिंदु से कोई दूरी अचर है, कोई अचर दूरी है, तो उसका जो पथ बनेगा, जो बिंदुओं का पथ बनेगा, वो क्या बनेगा, एक वर्त बनेगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर दो बिंदु हैं, उसके बीच की दूरी स्थिर है, तो जो वक्र पथ बनेगा, जो बिंदुओं का पथ बनेगा, वो एक दीर्घवृत्त बनेगा। ये चीजें हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। तो जो शर्तें दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग अब सीधा क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन ही अब यहाँ पर करने हैं, और कोई इसके अंदर कोई बड़ी चीजें नहीं है, बस केवल मात्र सिंपल सी यही चीजें हैं। तो डेफिनेशन आप लिख लीजिए, क्या डेफिनेशन है शाबाश, कि किसी वह वक्र या पथ, थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लो, वह वक्र या पथ, वह वक्र या पथ जिस पर कोई बिंदु, जिस पर कोई बिंदु कि वह वक्र या पथ, वह वक्र या पथ जिस पर कोई बिंदु दी गई शर्तों की पालना करते हुए गति करे, यानी उस पथ पर गति करे, पर कोई बिंदु दी गई शर्तों की, जो शर्तें दी गई हैं उसकी शर्तों की पालना करते हुए दी गई शर्तों की पालना करते हुए गमन करता है, गति करता है, उस पथ पर चलता है, करते हुए गमन करता है, तो बिंदुओं का ऐसा पथ, तो बिंदुओं का ऐसा पथ बिंदु पथ कहलाता है। ऐसा पथ बिंदु पथ कहलाता है। ठीक है, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। वही उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे यानी सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि एक स्थिर बिंदु से अगर कोई दूरी अचर है, अचर दूरी है, तो ऐसा जो पथ है बिंदुओं का वो क्या कहलाएगा, एक वृत्त होगा। यानी सीधे तौर पर आप लिख सकते हैं कि एक स्थिर बिंदु से सदैव अचर दूरी रहने वाले, एक स्थिर बिंदु से सदैव अचर दूरी रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ
रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ वर्त होता है। यानी एक स्थिर बिंदु से सदैव अचर दूरी रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ है अचर होता है। जो अचर दूरी है, अचर दूरी को क्या कहते हैं विषयावास? अचर दूरी क्या कहलाएगी? जो अचर दूरी है आपकी, बताओ, ये अचर दूरी और एक स्थिर बिंदु, दो नाम है, एक स्थिर बिंदु, दोनों हम बात करेंगे। तो देखो, जो स्थिर बिंदु है वो तो क्या होगा? वर्त का केंद्र होगा, और अचर दूरी क्या होगी? वर्त की त्रिज्या। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। देखो, इसके बारे में हम एक एक अच्छे से बात भी करने वाले हैं। दूसरा क्या? दो आपके स्थिर बिंदु हैं, उनके बीच में जो अचर दूरी है, अगर अचर दूरी रहती है तो ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ दीर्घवृत्त कहलाता है, एलिप्स कहलाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमने करनी है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई नॉर्मल। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वास्तव में इससे, तो वो चीजें हम करने वाले हैं। तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब इसके अपन। और जो चीजें देर की हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। ठीक है, पथ बताना है कहां से, कहीं मूल बिंदु से गुजरेगा, कोई परवल्य बन जाएगा, कोई वर्त बन जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है चीजें, और उसी के अकॉर्डिंग हम चीजें चल रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं अपन। कई दोस्त ऐसा भी कहते हैं, कमेंट्स में देख रहा था कल, कि सर आप पहले ही चीज़ें लिख लिया करें, यानी पहले चीज़ें लिख कर छोड़ दिया करें बोर्ड पर और फिर वो चीज़ें बता दिया करें। तो ऐसा कोई भी देखो बेनिफिट नहीं बनता। जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे सब पता है कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है। देखो 40-45 मिनट की क्लास होती है, उसमें भी आप ये चाहते हैं कि वो चीज़ें लिखकर मैं आपको पहले लिखकर प्रोवाइड करा दूं, फिर उसको बता दूं। तो ऐसे तो बुक में लिखा हुआ पड़ा है, मैं कोई अलग से थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। जो बुकों के अंदर मैटर है वही तो आप तक प्रोवाइड करा रहा हूँ, वही तो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। तो देखो भी, जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, देखो कई, अब एक चीज़ है, कई जो दोस्त हैं वो इसे 2x की स्पीड में देखते हैं, और वैसे मेरी स्पीड वैसे भी थोड़ी तेज़ है, क्योंकि मैं स्लो नहीं पढ़ाता हूँ, थोड़ा स्पीड से पढ़ाता हूँ। तो वैसे, और आप 2x की स्पीड में, 1.5 गुना की स्पीड में देखते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सीधे तौर पर मैं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो भाई, इस चीज़ के अंदर अगर आप टाइम देंगे, जितना टाइम देंगे, जितना इस चीज़ के अंदर टाइम देंगे, तो आपको अच्छे से चीज़ें याद होगी और दिमाग के अंदर फिट होने वाली है। देखो, ध्यान से चीज़ें सुनेंगे तो ही, अब देखो सर आप समझते हैं, फटाफट चीज़ें वीडियो चला लिया तो उसमें चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि हाँ क्या चल रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ जाएगा, लेकिन वो लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगी। और वहीं अगर आप क्लास को बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से देखते हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, क्लास के अंदर ही चीज़ें आपको याद होती हैं। ऐसी थोड़ी ना स्पीड से फिर कोई देख लो चाहे, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। फास्ट कोई आपको टाइम पास थोड़ा ना करना है, इस चीज़ से आपको कंपटीशन फाइट करना है, और कंपटीशन फाइट करना है तो स्पीड नॉर्मल आपको रखनी पड़ेगी। स्पीड नॉर्मल रखोगे तो ही चीज़ें आपको याद हो पाएंगी। एक बात ये ध्यान से सुन लेना। अब देखो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आप 2x में देखो, 1.5 गुना में देखो, लेकिन चीज़ें समझनी है वास्तव में तो नॉर्मल स्पीड रखा करो, फिर ही चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से। जो चीज़ें समझाना चाहता हूँ मैं, वो दिमाग में आपके बैठेगी। अब चीज़ें समझ में आ जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ ये समझ में आ गई, लेकिन वो चीज़ याद नहीं होगी, और ये आप रियलाइज़ भी कर पा रहे होंगे। लेकिन नॉर्मल स्पीड में रखोगे तो यहीं की यहीं क्लास के अंदर याद भी हो जाएंगी। अब देखो, आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए मैं रोज़ाना 2 क्लासेज आपके लिए डालता हूं, तो 2 क्लास लगभग 40-40 मिनट की है, तो 1.5 घंटा हुआ है, और 1.5 घंटा आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है भाई पढ़ने का। ऐसे तो थोड़ा स्पीड है वो नॉर्मल रखा करो, और मैं बार बार यही कहता हूँ, यानी 2 स्पीड में आपको कहाँ से समझ में आ जाएगा, मुझे ये पता नहीं चलता भाई। अब 2 स्पीड में मैंने देखा है खुद की समझ में नहीं आता, क्योंकि स्पीड वैसे ही मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, और 2 में कर लोगे तो क्या पता चलेगा। तो नॉर्मल स्पीड रखा करो, बस यही आपसे कहना है बस। और एक चीज़, सिलेबस का कह रहे हैं, तो सिलेबस भी अपना अच्छे से होगा, सिलेबस भी पूरा कंप्लीट होगा, और साथ साथ में हम रिवीजन भी करने वाले हैं। चिंता मत करो, सिलेबस
कहाँ दिक्कत आएगी सिलेबस के अंदर? लगभग 120-25 क्वेश्चन का काम तो मैं करवा चुका हूँ। आप देख लीजिए जो मैटर मैंने अभी तक आपको प्रोवाइड करवाया है, लगभग 110 से 120 के आसपास क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। और जब ये 2D आपकी 2D स्टार्ट करूंगा, 2D स्टार्ट हो रही है, तो ये कंप्लीट हो जाएगी तो लगभग 135 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर कहाँ बचेंगे क्वेश्चन? यानी इतना मैटर भी आप 130-135 क्वेश्चन करते हैं, उसको बार बार तैयार करते हैं, तो बहुत है, सफिशियंट है मैटर। इतना 150 करना कोई ज़रूरी नहीं है, इतना भी करोगे तो ये कराने के बाद मैं दोबारा रिवीजन स्टार्ट करूँगा, इसका साथ में रिवीजन करा दूंगा, और साथ में कोई 1-1, 2-2 क्लासेज आपके लिए जो सिलेबस बचा हुआ है वो हम चीज़ें कर लेंगे। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चीज़ें करने की, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं। तुम स्पीड नॉर्मल रखा करो भी, अगर वास्तव में चीज़ें समझना चाहते हैं तो। देखो क्वेश्चन है आगे कि उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी मूल बिंदु से दूरी जिसकी मूल बिंदु से दूरी x एक्स से दूरी की 3 गुनी है। देखो क्वेश्चन दे दिया, अब पथ आपको बताना है कि कैसा पथ होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, वो चीजें आपको बतानी है। तो उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है, x एक्स से दूरी की 3 गुनी है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए कि वास्तव में चीज कहता क्या है। ठीक है, ये आपका हो गया, यहां पर बिंदु मैंने मान लिया p x, y। अब कहता क्या है, देखिए, एक तो ये दूरी यानी o मूल बिंदु से दूरी, यानी इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, देखो ध्यान से कि जिसकी मूल बिंदु से दूरी, तो एक तो दूरी ये हो गई, दूसरी यानी इन दोनों के बीच में आप दूरी निकालेंगे, और दूसरी क्या है, यहां से ये दूरी, देखो यहां पर सीधा लिख रखा है x एक्सिस से दूरी, इस बिंदु की x एक्सिस से दूरी ये क्या है, y है। अब देखो क्या है, x एक्सिस से दूरी की 3 गुनी है, यानी ये दूरी है वो ज्यादा है। यहां से अगर जाता है कोई व्यक्ति, यहां से मूल बिंदु से जाएगा तो उसे 3 गुनी दूरी तय करनी पड़ेगी बजाय x एक्स से। तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं, यानी लिख सकते हैं आप, जो OP दूरी आएगी वो 3 गुनी है किससे, 3y, सीधे तौर पर कहेंगे। अब देखो OP का मतलब क्या हुआ, यानी इस दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है। दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहां से x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट दूरी होता है। तो यहां से देखो सीधे तौर पर आप लिखेंगे x माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 की होल स्क्वायर, और बराबर है 3y। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर 9y स्क्वायर, इधर आएगा x स्क्वायर y बराबर 8y स्क्वायर। यहां से अगर आप मान निकालें तो x का मान आ गया प्लस माइनस का 2√2y। अब देखो ये जो पथ आया है कहां से, देखो इस प्रकार पथ मिलता है तो वो कहां से होता है, मूल बिंदु से। यानी आप बता सकते हैं कि जो वक्र है, जो बिंदुओं का बिंदु पथ है वो मूल बिंदु से गुजरने वाला है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। लिखो इस क्वेश्चन को, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। 1 मिनट देखते हैं भाई, थोड़ा सा लाइट थोड़ी सी कम है इसमें। थोड़ा सा बारिश का मौसम है, इस वजह से कभी लाइट कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं अपन। ठीक है, लिख लिया ना, इस क्वेश्चन को लिख लो, बिल्कुल सिंपल है भाई, ये पथ हो जाएगा। अब देखो सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर कैसा क्वेश्चन आया है वो देखना, इस ध्यान से चीज़ें समझ में आने वाली हैं आपको। सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर
सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है भाई, लिखता हूं मैं 2016 के अंदर क्वेश्चन देखो क्या था कि एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि एक बिंदु इस प्रकार एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी दूरी बिंदु 4,0 वह वाई अक्ष से समान रहती है, वह वाई अक्ष से समान रहती हैं, तब बिंदुपथ है। देखो क्वेश्चन समझो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब देखो ध्यान से कि एक बिंदु इस प्रकार गति करता है, किस प्रकार, जिस प्रकार बता रखा है कि उसकी दूरी बिंदु 4,0। अब 4,0 कहां पर होगा, अब आपको पता होना चाहिए ये चीजें। वाई एक्सिस से समान दूरी, यानी सीधे तौर पर अगर डायग्राम आपको पता है कि कैसा बन रहा है तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन कर जाओगे। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देखो बिंदु मैंने यहां पर मान लिया P x, y यहां पर है, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन कह रहा है वो शर्तें लगाओ। मैंने कहा ना कि जो शर्तें दे रखी है उन्हीं शर्तों के अकॉर्डिंग आपको करना है काम। तो जो शर्तें दे रखी हैं वो शर्तें आपको लगानी पड़ेगी। तो देखो क्या है 4,0 से, तो 4,0 बिंदु ये रहा आपका, ठीक है। यहां से जो दूरी मान लो ये पॉइंट आपका P है, ये A हो गया, और यहां से वाई अक्ष से समान दूरी, वाई अक्ष से ये दूरी होगी, ये वाई अक्ष से दूरी मान लो x है ये, और ये आपकी दूरी, यानी ये दो AP है और जो BP है, AP बराबर BP, यानी दोनों दूरियां बराबर रहती हैं। तो आप सीधे तौर पर लिखेंगे AP बराबर BP रहता है, ठीक है। अब देखो अब जो चीजें निकालनी है वो निकालो। AP कैसे निकालोगे, दूरी सूत्र से x2 - x1, वही फॉर्मूला। तो यहां से x - 4 की स्क्वायर प्लस y - 0 की स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो यानी सीधे तौर पर कहेंगे आप x - 4 की स्क्वायर प्लस का y - 0 कर दो सीधा y स्क्वायर का अंडर रूट बराबर किसके होगा, BP क्या है x, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इतना समझ गए। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x - 4 की स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को खोल दो, x स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 4 2 8x प्लस का y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। अब देखो जो चीज़ें कट रही हैं वो चीज़ें आप काट दो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से इधर रखेंगे y स्क्वायर हम यहाँ रख लेते हैं, ये 8x इधर गया, और माइनस का देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 16। अब देखो ये अगर आपको पता है किसका फॉर्मूला होता है, ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो उस हिसाब से ये कांस्टेंट रूप में बन रहा है ना, वाई स्क्वायर बराबर x का एक पद है, तो ये किसका हो गया आपका, परवलय का, पैराबोला परवलय पथ। तो यानी जो बिंदुओं का बिंदु पथ होगा वो कैसा होगा, परवलय आकार का होगा। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, सिंपल देखो आकृति वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी आकृति बनेगी, कहीं अति प्रवलय बन जाएगा, कहीं प्रवलय बन जाएगा, कहीं कुछ वर्त बन जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है इस बार भी एग्जाम के अंदर। तो अच्छे से इस चीज को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं अपन।
देखो आगे क्वेश्चन है इस प्रकार, क्वेश्चन दिया है, देखो कैसा दिया है भाई, कि एक 2a लंबाई की छड़, एक 2a लंबाई की छड़, एक 2a लंबाई की छड़ दो परस्पर लंबवत रेखाओं पर मिलती है, दो परस्पर लंबवत रेखाओं पर, परस्पर दो लंबवत रेखाओं पर मिलती है। एक 2a लंबाई की छड़ दो परस्पर लंबवत रेखाओं पर मिलती है, तो छड़ के मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करो। तो छड़ के मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करो। तो छड़ के मध्य बिंदु का बिंदुपथ आपको ज्ञात करना है कि किस प्रकार का बिंदुपथ आएगा। तो ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखो दो चीजें दे रखी हैं, एक 2a लंबाई की छड़ दो परस्पर लंबवत रेखाओं पर मिलती है। दो परस्पर लंबवत रेखाओं में मतलब देखो चीजें समझ में आ गई आपको, ये रही परस्पर लंबवत रेखाएं और 2a लंबाई की छड़ यहां पर मिलती है, ये आपके 2a लंबाई की छड़ हो गई। ठीक है, अब यहां से जो बिंदु काटते हैं उसके हम निर्देशांक लिख लेते हैं। तो सीधे तौर पर आप लिख लीजिए, यहां पर क्या होगा, यानी x का मान y एक्स पर 0 होगा, तो ये 0, k मान लीजिए, हम मानते हैं ऐसे, और ये h, 0 हो गया। ठीक है, तो यानी ये जो दूरी है आपकी वो k हो गई और ये दूरी आपकी h हो गई। बोलो कहां दिक्कत है? ठीक है, और ये आपका मध्य बिंदु हो गया, इसको मान लेते हैं x, y। तो सबसे पहला काम तो देखिए क्या करना है, जो मध्य बिंदु के, देखो मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है, तो पहले तो मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना पड़ेगा, पहले तो मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना पड़ेगा। फिर ये समकोण त्रिभुज आपका पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, जहां से जो संबंध बन रहा है उस रूप में चीजें लिख देंगे। तो मध्य बिंदु हम निकालते हैं, मध्य बिंदु ये रेखा मान लो ये OAB, AB का मध्य बिंदु, बिल्कुल सिंपल है, AB का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, देखो क्या आएगा, देखो इन दोनों को यहां से मध्य बिंदु यानी ये बिंदु निकालना है, तो यहां पर h प्लस x/2, ठीक है, यानी यहां पर x1 प्लस x2 जोड़ेंगे तो ये h प्लस 0/2 किसके बराबर होगा, x के। ठीक है, तो h प्लस 0/2 ये मध्य बिंदु यहां से आ गया AB का। दूसरा क्या आ जाएगा, 0 प्लस का k/2। अब देखो ये मध्य बिंदु आपने निकाल लिया, ये किसके बराबर होगा, x, y के। ठीक है, x, y के। तो यहां से हम तुलना कराएंगे, तो h बराबर तो 2x आ गया और k बराबर 2y आ गया, यानी जो ये लंबाई थी आपके पास k का और h का मान आपके पास ये आ गया, और ये आपको दे रखी है। तो क्या लगाना है, तो क्या लगाना है यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय h² प्लस का k² बराबर 2a², यहां से सॉरी 4a² आ जाएगा, 4a², h की जगह क्या रखोगे, 2x, देखो ये रहा, तो 2x लिखेंगे तो 4x² प्लस का 4y² बराबर 4a²। तो यहां से आप देख सकते हैं 4 से 4 सभी में कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेकर आप काट सकते हैं, तो x² प्लस y² बराबर a²। तो ये पथ आ गया। अब देखो ये पथ किसका होता है, अगर आपको पता है तो ऐसा समीकरण थोड़ा नॉर्मल बहुत आपने पढ़ा होगा, तो ये किसका समीकरण होता है, वृत्त का, किसका, सर्किल का। तो ये सर्किल का आपका फॉर्म हो जाएगी। बोलो कहीं किसी को दिक्कत है क्या कोई? अब देखो, अब एक चीज हम पढ़ने वाले हैं, एक क्वेश्चन हम करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा मैं चीज आपको समझाने वाला हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन आया है सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर 3 आपको शीर्ष दिए गए हैं, 3 शीर्ष दिए जाएं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का
वैसे आप करते हैं लेकिन एक अलग तरीके से। एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे करेंगे? देखो, अगर आपको 3 शीर्ष दिए जाएं, ऐसे मान लो यहां पर दे दिया आपको x1, y1, x2, y2, x3, y3, ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष आपको दे दिए। अगर ये आपको शीर्ष दिए जाएं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, यानी आप सीधे तौर पर कह सकते हैं सारणिक आपको निकालना है। सारणिक ये मैंने मैट्रिक्स कराया था, उस वक्त भी आपको कराई थी x2, x3, ठीक है। यानी इस प्रकार आप लिख सकते हैं y1, y2 और 1, 1, 1। तो ये आप यहां से एरिया निकाल सकते हैं वही सारणिक तरीके से। लेकिन एक और तरीका आप यूज कर सकते हैं यहां पर, कौन सा? या त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये अब आपको यूज करना है। ये तो आपने किया हुआ है, लेकिन एक और तरीका मैं आपको बताता हूं कि बराबर 1/2, और यहां से अनुपात के अंदर चीजें लिखनी है कि x1/y1, ध्यान से सुनना, x1/y1, फिर x2/y2, फिर x3/y3, और लास्ट के अंदर वापिस जो सेम टू सेम लिखा है पहले वाला, वो सेम टू सेम आप लिख दोगे, ठीक है। अब 1/2 ये चीज ध्यान रखना, पहले तो तीनों लिखोगे x1/y1, x2/y2, x3/y3, और लास्ट में वापिस वही पहले वाला x1/y1। अब देखो क्या करना है, इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, ठीक है। सारों में यहां पर प्लस साइन आएगा बीच में, ठीक है। यहां से इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, ठीक है। इन दोनों का गुणा माइनस का इन दोनों का गुणा। ध्यान से सुनना कैसे आ जाएगा क्षेत्रफल। देखो, मैं यहां पर आपको करके दिखा देता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां से 1/2 तो ये बाहर आ गया, यहां करोगे x1 y2 माइनस का y1 x2 प्लस का x2 y3 माइनस का y2 x3, फिर प्लस का ये ऐसे आ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर x3 y1 माइनस का y3 x1। तो ये आपका एरिया आ जाएगा। ऐसे एरिया निकालना है। अभी एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, फिर ऐसा क्वेश्चन में यहां पर बिंदुपथ ज्ञात करना, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका एरिया हो गया। अगर देखो यहां पर अगर तीनों जो एरिया आप निकालें और वो एरिया 0 के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? नोट लगा कर लिख लेना। अगर क्षेत्रफल आप निकाले हैं त्रिभुज का और वो 0 आ जाए, देखो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, तो मतलब वो तीनों बिंदु सहरेख हैं, एक ही रेखा के अंदर स्थित है। तो ये भी आप याद रखना, नोट लगा कर लिख लेते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अभी नोट लगा कर लिख लो। नोट देखो, नोट लगाना है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो तो तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होते हैं। तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। अगर कब है ये कंडीशन? जब जो त्रिभुज का एरिया आप निकाल रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर रहे हैं, अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो ये तीनों बिंदु आपके संरेख हो जाएंगे। लिख लो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। फिर ऐसा जो सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। लिखो इस चीज को। ठीक है, ठीक है, चलो।
आप देखो एक क्वेश्चन करते हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन है इस प्रकार, त्रिभुज के शीर्ष आपको दे रखे हैं, त्रिभुज के शीर्ष 1,2, 2,3 व 4,6 हैं। वह तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात दी है। वही तरीका, क्या सेम टू सेम वही तरीका लगाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही जो फॉर्मूला अभी हमने यूज किया है, क्या 1/2 x1 अपॉन y1। तो 1/2 यहाँ पर आ गया, ऐसे बटा 2 नहीं 1/2, फिर 2/3 आ गया, फिर 4 6 आ गया, फिर वापस 1/2 लिखना है। अब देखो ऐसे गुणा कराना है इनको आपस में, और ये सारे प्लस के चिन्ह होंगे। तो देखो क्या आएगा, 1/2, 3 माइनस का 4 प्लस का 6 2 12 माइनस का 12, फिर यहां पर प्लस का 4 2 8 माइनस का 6। अब देखो क्या यहां पर रिजल्ट आएगा, 1/2, यहां बच गया माइनस का 1, ये 0 हो गया, प्लस का 0, ये 8 में से 6 आप घटाएंगे तो यहां बच गया 2। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ दो, 1 माइनस का 1 और यहाँ पर है प्लस का 2, तो यहाँ पर देखो कितना बच गया, ये 1 और इंटू में 1/2 है, तो 1/2 वर्ग इकाई, ये इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। 1/2 वर्ग इकाई ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब देखो जो क्वेश्चन बिंदुपथ ज्ञात करने वाला है, अब जो सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन आया है उसको हम करते हैं। सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन आया है भाई, सेकंड ग्रेड 2013 क्वेश्चन देखो क्या आया था कि बिंदु ओ है, ये ओ 0,0 मूल बिंदु 0,0 दे दिया, ए 6,0 तथा बी 0,4, 3 बिंदु हैं। यदि P बिंदु इस प्रकार है कि यदि P बिंदु इस प्रकार है कि P बिंदु इस प्रकार है कि त्रिभुज POB का क्षेत्रफल सदैव कि त्रिभुज POB का क्षेत्रफल सदैव त्रिभुज POA का क्षेत्रफल, त्रिभुज POA का क्षेत्रफल से दुगुना है, के क्षेत्रफल से दुगुना है, तब P का बिंदुपथ होगा, तब P का बिंदुपथ है। ठीक है, सीधे तौर पर जो चीजें दे रखी हैं वो देखो, सबसे पहले तो आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, सीधे तौर पर आप कह सकते हैं, ये देखो 1 मिनट भाई, तीन बिंदु आपको दे रखे हैं यहां पर, यहां पर देखो ये 0,0 आपको दे दिया ओ। यहां पर कहा है कि जो ए बी एक रेखा है, देखो यहां पर इस प्रकार आप मिलाएंगे 6,0, तो यहां पर एक 6,0 पॉइंट यहां पर हो गया, 0,4 यहां पर मान लीजिए, तो ये देखिए पॉइंट इस प्रकार, ये है ए वाला पॉइंट, तो नीचे वाला हो गया 6,0 ए और ये बी हो गया। अब कहता है, क्या कहता है कि यदि P बिंदु इस प्रकार है
P बिंदु यहां पर एक ऐसा है कि जिसके लिए त्रिभुज POB का क्षेत्रफल POA के दुगुना है। तो यहां पर लगभग मान लो यहां पर है, ये क्षेत्रफल है त्रिभुज का, ये जो क्षेत्रफल है वो दुगुना है, तो इसको बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं। देखो ये लगभग दुगुना दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो क्षेत्रफल है, थोड़ा सा नीचे तक दिख रहा है क्या, ये लो, तो ये जो क्षेत्रफल है इससे दुगुना है। तो सीधे तौर पर आपको दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने हैं और दोनों क्षेत्रफल को बराबर रखकर जो भी समीकरण आएगा वो क्या होगा, इस बिंदु P का बिंदुपथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो दिया है वो कंडीशन लगाते हैं, त्रिभुज POB का क्षेत्रफल, तो यानी त्रिभुज POB का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, 2 इंटू त्रिभुज POA का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो निकालते हैं वही अभी जो मैंने आपको बताया था उसी अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो 3 शीर्ष देखो यहां पर कौन कौन से होंगे, देखो यहां पर एक तो ये x, y तीनों इसके अंदर भी कॉमन है और इसके अंदर भी, तो एक तो x बटा y पहला यही मान लेते हैं अपन। ठीक है, दोनों के अंदर यही मान लेंगे। दूसरा यहां पर देखो मूल बिंदु भी यहां पर आएगा, तो 0,0, फिर यहां पर आपका 0,4 है, ये रहा 0.4, फिर वापिस यही x अपॉन नहीं है, ये ऐसे ही है x y, और ये बराबर किसके होगा, 1/2 त्रिभुज POA के, तो यानी दुगुना करेंगे तो 1/2 पहले ही आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना क्योंकि दो गुणा है। तो POA का क्षेत्रफल वही आपके पास यहाँ भी x y आएगा, फिर यहाँ पर भी क्या आएगा 0/0, 6/0, फिर वापिस x। अब देखो इनकी गुणा करवाते हैं आपस में, तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट लिख देंगे। तो यहाँ से देखो गुणा कराने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, 1/2। थोड़ा सा नीचे मैं करता हूँ चीज़ को ताकि आप अच्छे से देख पाए। ठीक है, अब देखो 1/2 यहाँ से गुणा करवाते हैं हम, पहले इसका कराएंगे, देखो 0 0, तो यानी यहाँ पर आ गया 0, फिर इसका 0 ये आ गया, 0 ये आ गया, प्लस का 0, फिर देखो यहाँ पर हम कराएंगे y, ये भी 0, माइनस का 4x, तो माइनस का 4x बराबर किसके होगा, देखो ये पार्ट भी आपका 0 हो गया, यहाँ भी ये आ गया 0 आ गया, ये बचेगा देखो प्लस का 6y। समझे बात को। अब देखो जो चीजें बची हैं वो करते हैं, 1/2 यहाँ भाग देंगे तो माइनस का 2x बराबर है 6y, तो यहाँ से देखो x 2 से 2 3 6, यानी 2 3 6 आ गया, ये 6, और x का मान देखो निकालें तो माइनस का 3y। अब देखो जहां पर x बराबर y के रूप में कोई इक्वेशन आती है, x बराबर y के रूप में कोई भी फॉर्म बनती है, तो आप उसे क्या कहते हैं कि वो मूल बिंदु से इस प्रकार गुजरती है। ठीक है, तो ये पता आपका आ गया, तो यही आपको बताना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है अच्छे से। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लो फटाफट, फिर आगे और 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। 1-2 क्वेश्चन बचे हैं तो वो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन आप वैसे भी कर सकते हैं, सम दूरस्थ होता है तो मतलब उसका AP बराबर BP होगा दोनों दूरियां। तो 1-2 क्वेश्चन और हैं यहाँ पर, वो देखते हैं अपन। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन आप जरूर देखना भी, नोट्सों के अंदर एक्स्ट्रा करवाए हैं मैंने। देखो आगे क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC के शीर्ष A कोस अल्फा साइन अल्फा, त्रिभुज A कोस अल्फा और कोस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, तथा B दे दिया है, B दिया है आपको साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा। ठीक है,
सी दे दिया आपको 1,2। तब त्रिभुज के केंद्रक का बिंदु पथ, तब त्रिभुज के केंद्रक का बिंदु पथ तब त्रिभुज के केंद्रक का बिंदु पथ आपको ज्ञात करना है कि त्रिभुज के केंद्रक का बिंदु पथ क्या होगा। ठीक है, देखो अभी हम निकालते हैं, त्रिभुज का केंद्रक भी हम ज्ञात करेंगे। तो देखो त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकलेगा भाई। त्रिभुज का केंद्रक मान लेते हैं हम कि x, y त्रिभुज का केंद्रक है। त्रिभुज का केंद्रक हमने मान लिया, त्रिभुज का केंद्रक हमने मान लिया कि x, y है। ठीक है, तो यानी x, y त्रिभुज का केंद्रक बराबर है, और त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये होता है ना। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो यहां से देखो x1 का मान कोस अल्फा, दूसरा प्लस का साइन अल्फा, और आगे आ गया प्लस का 1 अपॉन में 3। दूसरा बिंदु क्या आ जाएगा, ऐसे ही साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा, साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा प्लस का 2 अपॉन में 3। तो ये आपका आ गया। तो यहां से आप देखिए बराबर तुलना करा सकते हैं x, y से। तो x का मान क्या आ गया आपके पास, इधर मैं गुणा कराऊं तो 3x बराबर कोस अल्फा प्लस का साइन अल्फा प्लस का 1। और ऐसे ही अगर आप बात करें 3y बराबर क्या आ जाएगा, देखो 3 इधर आ जाएगा ना, साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा प्लस का 2, ये इधर ले आओ। तो 3x माइनस का 1 बराबर आ गया आपके पास कोस अल्फा प्लस का साइन अल्फा, और ऐसे ही 3y माइनस का 2 साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा। तो ये दो बिंदु आपके पास आ गए समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके दोनों को जोड़ दो, क्योंकि देखो यहां से आपको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मिलेगा, तो उसका मान आप 1 रख दोगे। तो इन दोनों समीकरण को वर्ग करके आप जोड़ दीजिए। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके हम जोड़ने वाले हैं, फिर आपका ये बिंदु पथ मिल जाएगा आपको। तो यहां से हम जोड़ते हैं इन दोनों का वर्ग करके। तो पहले इसका वर्ग करेंगे तो 3x माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस का 3y माइनस की 2 की होल स्क्वायर, दोनों का वर्ग करके हमने जोड़ दिया। अब देखो यहां पर क्या चीजें बनेगी, तो मैं साथ साथ में इसका स्क्वायर खोल रहा हूं। तो देखो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये हो गया, प्लस का 2 कोस अल्फा साइन अल्फा, एक तो ये बन गया। साथ में इसको भी जोड़ना है ना, ये रहा, तो इसको जोड़ेंगे, देखो क्या बनेगा, प्लस का ये इसका भी स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस का 2 कोस अल्फा साइन अल्फा। देखो यही तो बचेगा, यही तो आपके पास बचने वाला है। तो यहां से देखो ये पार्ट ये कैंसिल हो गया, इसका मान कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना हो गया 1, ये भी 1, तो यानी टोटल बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, यहां पर देखो देखो यहां से हम इसे ओपन भी कर सकते हैं, दोनों स्क्वायर यहां से भी आप खोल लीजिए। तो इसकी स्क्वायर खोलेंगे, देखो क्या आएगा, 9x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 3 2 6x, ठीक है। ऐसे इसको खोलेंगे तो 9y स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 3 2 6 6 2 12y बराबर है, देखो 1 और 1 2। अब देखो जो चीजें थोड़ी बहुत कैंसिल हो रही है वो देख लो, बाकी तो क्या होगा। तो 9x स्क्वायर ये रहा प्लस का 9y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y और ये 1 और ये 4 कितने 5 5 और ये 2 इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 3 बराबर 0। तो ये समीकरण हो गई। यहां से आप 3 कॉमन भी ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर, यहां से लिया तो माइनस का 2x, यहां से लिया 4y प्लस का 1 बराबर 0। ये क्या आ गया, आपका पथ आ गया भाई, केंद्रक का पथ आ गया। बस ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं। ये क्या आ गया, त्रिभुज के केंद्रक का पथ आपके सामने आ गया है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं, और इस बार भी संभावना बनती है कि एग्जाम में सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन।
एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद ये पूरा हो जाएगा। फिर हम रेखा के बारे में, सरल रेखा के बारे में हम बात करेंगे, उसके ढाल के बारे में बहुत सारी चीज़ें उसमें आएगी। सरल रेखा का समीकरण आपसे पूछा जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं वहाँ पर। तो थोड़ा सा मैं इसको, आगे वाला क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा मैं आप समझा देता हूँ, बाकी कर आप लेना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर थोड़ा सा समीकरण बना दूंगा, फिर आप उसे सोल्व कर लेना और फिर लास्ट में आंसर बता दूंगा। तो थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। उस बिंदु का बिंदुपथ, उस बिंदु का बिंदुपथ जिसकी बिंदु 3,0, जिसकी बिंदु -3,0 व -3,0 से दूरी 4 रहती है, कि उस बिंदु का बिंदुपथ जिसकी बिंदु 3,0 व -3,0 से दूरी का अंतर 4 रहता है। यानी दोनों बिंदु, अब कोई भी बिंदु मान लीजिए, यहां पर मान लीजिए ये आपका बिंदु है, ठीक है, 1 मिनट के लिए हम बता रहे हैं। ए आपका 3,0 हो गया, बी आपका -3,0, ठीक है, ये मान लिया हमने एक बार। या आप इसे इधर भी ला सकते हैं, -3,0 भी से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहता क्या है कि यहां से एक ऐसा बिंदु P x, y हो गया। अब यहां से इस बिंदु की यहां से दूरी और एक यहां से ये जो दूरी है, इन दोनों में अंतर आप करेंगे तो वो 4 के बराबर है। तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं इन दोनों दूरियों का आप अंतर निकालना पड़ेगा आपको, इन दोनों दूरियों का अंतर आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इन दोनों दूरियों का अंतर हम ज्ञात करेंगे, यानी AP माइनस का ये B, मान लीजिए BP कितना आएगा अभी, 4 आएगा, ठीक है। तो AP आप कैसे निकालोगे, देखो x - 3 ऐसे ही निकलेगा, x - 3 की स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका अंडर रूट बराबर माइनस BP, ये दूरी घटाएंगे ना, तो ये x + 3 की स्क्वायर और ये यहाँ से इसमें से घटा रहे हैं तो ये y स्क्वायर आपके पास हो गया। दोनों दूरियों का अंतर बराबर है 4 के। तो दोनों को एक जगह पास में रख लेंगे। देखो इस वाले को इधर ले आएंगे, तो x - 3 की स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट बराबर होगा, ये अंतर है ना, माइनस का 4 इधर आएगा, प्लस का हो गया 4x + 3 की स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, फिर आप उसे सोल्व कर लेना, आराम से आपका रिजल्ट निकल जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करना है, दोनों पक्षों का आपको वर्ग कर देना है, सीधे तौर पर आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे, तो यानी देखो इसका आप वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, x - 3 की स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो यहां पर इसका भी वर्ग करना है, तो 4 प्लस अंडर रूट है, ये रहा x + 3 की स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका आप वर्ग कर रहे हैं। तो देखो आप वर्ग ओपन कर लेंगे, अब अपने वर्ग इसको ओपन करते हैं। देखो तो यहां से देखो क्या आएगा, ये एक बार पढ़ा है x - 3 की स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर आएगा, देखो इसका ओपन करेंगे तो 16 और प्लस इसकी स्क्वायर, तो यानी अंडर रूट हट जाएगा, x + 3 की स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का 2 इंटू में आएगा, तो यानी 8 और साथ में अंडर रूट में ये आ जाएगा x + 3 की स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ से जो चीज़ें कट रही हैं वो चीज़ें आप काट दीजिए। देखो इसको भी ओपन करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का y स्क्वायर बराबर 16, इसको भी खोल लीजिए, x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x प्लस का y स्क्वायर प्लस 8 इंटू अंडर रूट x + 3 की होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दो चीज़ें कट रही हैं वो काटो भी, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया।
अब एक जगह रख लो इस पार्ट को, ये 16 मैं इधर ले आता हूँ, देखो एक बार, या बाकी उस वाले पार्ट को आप इधर ले जा सकते हैं। 16 और यहाँ पर ये 6x इधर आएगा, 6x इधर आएगा तो माइनस का 12 हो गया ना, ये हो गया माइनस का 16 और ये माइनस का 12x बराबर हो गया 8 इंटू 8 रूट में x प्लस 3 की होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये कॉमन लेंगे तो 16 प्लस का 12x बराबर 8 अंडर रूट x प्लस 3 की स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और यहां से अब आप देखो कॉमन ले सकते हैं ना, यहां से देखो माइनस में इधर ले जाऊंगा, यहां से आप 4 कॉमन ले लो, 4 3 12, 4 कॉमन आ गया तो ये बच गया 4 प्लस का 3x और ये 8, तो 4 2 8, ये कैंसिल हो गया अंडर रूट x प्लस 3 की होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट आपको उठाना है तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वापिस हम यही लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखो यहां से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां आ जाएगा 16 प्लस का 9x स्क्वायर, x ही है क्या यहाँ पर 4x, ठीक था हाँ, और प्लस का देखिए 4 3 12 2 24x, और इसका करेंगे तो यहाँ 2 यहाँ पर आ गया 4 और ये अंडर रूट हट जाएगा तो ये क्या बच गया x प्लस 3 की होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ से आप देखिए जो चीज़ें बन रही हैं अब उसको भी आपको ओपन करना पड़ेगा। 16 प्लस का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गई भई है 24x बराबर, इसको ओपन करेंगे 4 इंटू में है तो x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x प्लस का y स्क्वायर। अब देखो अंदर गुणा करवा देता हूँ मैं, तो 16 प्लस 9x स्क्वायर प्लस का 24x, 4x स्क्वायर प्लस का 36 प्लस का 6 चौके 24x प्लस का 4y स्क्वायर। तो यहाँ से 24x से 24x आपका कैंसिल हो गया, और कोई कैंसिल हो रहा है क्या, हो रहा है तो देख लो भी, हाँ देखो यहाँ पर ये 4 इधर लाएंगे 4x स्क्वायर तो ये 5x स्क्वायर यहाँ बच गया, और ये मैं 36 अगर मैं ये देखो 5x स्क्वायर y और इधर y स्क्वायर वाला भी इधर ले आओ तो y स्क्वायर वाला इधर आप लाएंगे तो ये आ गया माइनस का 4y स्क्वायर, और यहाँ से ये 36 भी इधर लाएंगे तो 36 में से 16 आप कटाएंगे तो माइनस का 20 बराबर 0 बच गया। अब यहाँ से देखो जो चीज़ें आपकी कॉमन आ रही हैं, यहाँ से आप इसके टुकड़े कर सकते हैं, किस रूप में हो जाएंगे, देखो ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ से अगर आप टुकड़े करते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 5, देखो दोनों चीज़ें एक जैसी आएंगी, आपका वही रिजल्ट आएगा बराबर 1 आ जाएगा। तो इस रूप में आप लिख सकते हैं, देखो लघुत्तम लेंगे 20, वही आपके पास 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और ये 20 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो ऐसा समीकरण किसका होता है, अगर माइनस होता है यहाँ पर प्लस हो तो दीर्घवृत्त, यहाँ माइनस है तो ये आपका अति प्रबल्य हो गया, अति प्रबल्य आपका ये बनेगा। तो भाई ये था आपका बिंदु पथ, पूरा अच्छे से मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और लगभग देखो पिछले 2 दिन से लगातार आपके लिए 1 घंटे की क्लास आ रही है। तो दोस्तों जो मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अब टॉपिक आएगा, नया टॉपिक आएगा सरल रेखा के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।